रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक बस रेत ही रेत होती है, ना कोई साया, ना कोई आबाद बस्ती, बस तन्हाई, तपती हुई हवाएं और अल्लाह का सुकून देने वाला आसमान। इसी वीरानगी में एक दरवेश, एक फकीर जो दुनियावी चकाचौंध से दूर रब की तलाश में भटक रहा था, अचानक कुछ ऐसा देख बैठा जिसने उसके रूह को झकझोर कर रख दिया। वो क्या था? दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन फिर अचानक दो नकाब पोश जवान लड़कियां, नूर से चमकती आंखें, पांवों में छालों के निशान और चेहरों पर एक अजीब सी रहमत का साया। क्या ये हकीकत थी या अल्लाह की कोई रहस्यमयी निशानी? वो कौन थीं और इस वीराने में क्यों थीं? क्या फकीर ने जो देखा वो एक इम्तिहान था या फिर अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया कोई पैगाम? इस कहानी में है रहमत भी, रहस्य भी और इबरत भी। तो चलिए इस रूहानी सफर में हमारे साथ चलिए। नूरानपुर की वीरानी और दो अनजानी परछाइयां। नूराबाद से दूर रेगिस्तान के किनारे बसा नूरानपुर, एक ऐसा गांव जिसे वक्त ने मानो भुला दिया हो। वहीं एक पुराने मिट्टी के मकान में रहता था एक 80 साल का बुजुर्ग फकीर, जिसे लोग कभी रूहानी इल्म का वारिस मानते थे। उसका घर वक्त से पीछे छूट चुका था, जहां दिन भी खामोशी ओढ़े रहते और रातें तन्हाई से बातें करती थीं। उस रात भी कुछ ऐसा ही सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर रेत की आंधी शांत हो चुकी थी और आसमान पर छांत थका हारा टंगा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर धीमी लेकिन गहरी दस्तक हुई। फकीर की आंख खुली, दिल में एक लहर सी उठी। इस वीराने में इतनी रात को? उसने खुद से सवाल किया। दस्तक दोबारा हुई, इस बार कुछ तेज। वह लाठी का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए दरवाजा खोला और जो मंजर सामने था उसने उसे पल भर को ठिठका दिया। सामने दो नौजवान लड़कियां खड़ी थीं, चेहरे थकान से भरे हुए, लिबास धूल से सना हुआ, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई उम्मीद, कोई तलाश। फकीर ने धीमे लहजे में पूछा, बेटियां, कौन हो तुम और इस वीराने तक कैसे आ पहुंची? एक लड़की ने आगे बढ़कर जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं, रोशनगढ़ जाना था, मगर रास्ता भटक गए और सूरज ढल गया। आसपास कोई आबादी नहीं मिली। अगर इजाजत हो तो बस एक रात की पनाह चाहिए। फकीर कुछ पल खामोश रहा। उसकी नजरों में अजीब सी नरमी उभरी, मगर दिल में कोई पुराना दर्द भी हल्का सा जाग गया। उसने सिर झुकाकर कहा, इस घर के दरवाजे मेहमानों के लिए हमेशा खुले हैं, अंदर तशरीफ लाओ। लड़कियों के नाम जोया और अरीबा थे। वह घर के एक कोने में चुपचाप बैठ गईं। थकान की मार ऐसी थी कि कुछ ही देर में नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया, मगर रात की तन्हाई अब भी जाग रही थी। पहर बदला, हवा कुछ ठंडी हुई। तभी जोया ने करवट ली और उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। उसकी आंख खुली तो देखा कि फकीर बेहद नजदीक झुका हुआ है, उसकी ओर गहरी बट बेचैन नजरों से देख रहा है। जोया चौंकी, बदन में एक सिहरन दौड़ गई। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उसने डर और उलझन से पूछा। फकीर कुछ पल ठहरा, फिर नरम आवाज में बोला, मुझे लगा शायद तुम ठंड में कांप रही हो, चादर लेकर आया था। उसके लहजे में झिझक भी थी और कोई दबी हुई तहरीर भी। जोया ने खुद को चादर में लपेटते हुए आंखें फेर लीं, मगर उसके जहन में अब कई सवाल जाग चुके थे। शक की हल्की सी परत उसकी नजर में तैर गई थी। करवट बदलते हुए उसने रूखे लहजे में कहा, हुजूर, हमें आराम करने दीजिए, रात का वक्त है। फकीर कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वापस अपने बिस्तर की ओर लौटा। उसकी चाल में अब एक अजीब सी राहत थी, जैसे कोई कोशिश अधूरी रह गई हो, लेकिन इरादा अभी टूटा नहीं। सुबह की पहली रोशनी जब कच्ची दीवारों पर पड़ी, दोनों लड़कियां अलसुबह उठीं। सफर के लिए तैयार होकर उन्होंने अदब से फकीर का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए कदम बढ़ाए। तभी फकीर ने उन्हें रुकने का इशारा किया। बेटियों, बाहर रास्ते कठिन हैं, सूरज सर पर चढ़ने दो, फिर किसी आदमी को भेज दूंगा तुम्हारी मदद के लिए। आज दिन भर आराम कर लो। जोया ने उसकी ओर संदेह से देखा। माफ कीजिए, लेकिन हमें अभी ही रवाना होना है। मगर अब फकीर ने वो नरमी छोड़ दी थी जो पहले लहजे में थी। वह कुछ कदम नजदीक आया और धीमी आवाज में बोला, बस एक और रात रुक जाओ, फिर सब कुछ तुम्हारे मुताबिकन होगा। जोया ने झटके से हाथ छुड़ाया और कड़ी निगाह से देखा। आप हमें रोक क्यों रहे हैं? क्या इरादा है आपका? फकीर ने नजरें झुका लीं। शायद डर था कि नजरों में छुपा राज खुल न जाए। बेटी, मैं बस चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो। बाहर रात को जंगली जानवर भी भटकते हैं, तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जोया और अरीबा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर थकान भी थी और उलझन भी। आखिरकार उन्होंने रुकने का फैसला किया, लेकिन मन में भारी एहतियात के साथ। दिन भर फकीर ने खुद को एक बुजुर्ग मेजबान की तरह पेश किया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। हर बात, हर निगाह जैसे किसी अनकहे इरादे की झलक देती थी।
थीं। रात फिर से उतर आई। घर में सन्नाटा बिखर गया। लड़कियां कोने में बिछे चटाई पर चुपचाप लेटी थीं। बाहर हवाओं में रेत का शोर था, मगर कमरे में एक और बेचैनी तैर रही थी। कई घड़ियों बाद फकीर फिर से उठा। उसकी चाल धीमी थी, मगर इरादा पुराना। वह दबे पांव जोया के पास पहुंचा और उसके माथे के पास बैठकर हल्के हाथ से बालों को सहलाने लगा। जोया की नींद खुली। उसने चौंकते हुए उठकर दूर हटते हुए कहा, अब क्या है? आपने क्यों फिर पास आने की जरूरत समझी? फकीर ने नरमी ओढ़ते हुए जवाब दिया, तुम्हारा सिर एक तरफ झुका हुआ था, सोचा गर्दन दुखेगी, तकिया देना चाहा। जोया ने नफरत भरी निगाहों से देखा, तकिया थामा और कहा, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, बस आप दूर रहिए। फकीर चुपचाप वापस चला गया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो लेटा तो जरूर, मगर उसकी जुबान से धीमे धीमे बातें निकलती रहीं, खुद से, अपने ख्यालात से, किसी नाकाम तमन्ना से। सुबह चली जाएंगी और फिर शायद कभी वापस न लौटें, मगर मैं इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं दूंगा। नहीं, कोई न कोई वजह निकालनी होगी, कोई और बहाना। उसकी आंखें देर रात तक खुली रहीं और फिर थक कर खुद ही बंद हो गईं। सुबह की रूहानी ठंडक फैल रही थी। दोनों लड़कियां उठीं, चुपचाप सामान समेटा और फकीर के पास आईं। अब हमें निकलना है, जोया ने कहा। फकीर चुपचाप बैठा रहा, फिर उनकी ओर देखता हुआ सिर्फ इतना बोला, नहीं, आज तुम नहीं जा सकती। वो एक और रात। फकीर की निगाहें और लड़कियों का इम्तिहान। फकीर की बात सुनकर जोया और अरीबा दोनों चौंकीं। क्यों? क्या हुआ? जोया की आवाज में हैरत और झुंझलाहट दोनों थे। फकीर ने सिर झुकाकर मुलायम लहजे में कहा, अभी तक कोई काफिला नजर नहीं आया बेटियों। शायद कल सुबह रोशनगढ़ की तरफ जाने वाला कोई कारवां गुजरे। बेहतर होगा कि आज की रात भी यहाँ आराम कर लो। अरीबा ने जोया की ओर देखा। कुछ पल के लिए दोनों खामोश रहीं, फिर धीरे से हामी भर दी। ठीक है, अगर सुबह तक कोई सवारी मिलती है तो हम रुक जाते हैं। फकीर ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर जैसे एक थमा हुआ सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में एक साया झलक रहा था। कोई ऐसी बात जो होठों से नहीं निकली, लेकिन निगाहें कह रही थीं। दिन भर वो ज्यादा कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। कभी अंगीठी में लकड़ियां पलटता, कभी दूर बैठे उनकी तरफ यूं देखता जैसे कुछ सोच रहा हो। उसकी निगाहों में अब मासूमियत की जगह एक रहस्यमय चुप्पी थी, जैसे किसी अंदरूनी उथल पुथल को दबाए बैठा हो। शाम गहराई और रात ने दस्तक दी। लड़कियां अपने बिस्तर पर जा लेटी। नींद उनके करीब तो आई, लेकिन पूरी तरह साथ नहीं थी। उधर फकीर का दिल जैसे किसी कसक में डूबा हुआ था। वो करवटें बदल रहा था, फिर अचानक उठा और धीरे धीरे उन तक पहुंचा। जोया के सिरहाने बैठकर उसने बड़े नर्म हाथों से उसके बालों पर हाथ फेरा, लेकिन तभी जोया ने हल्की सी करवट ली। फकीर एकदम पीछे हट गया, जैसे कोई बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो। अब वह अरीबा की ओर बढ़ा। इस बार उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और चुपचाप बैठा रहा। अरीबा की सांसें तेज हो गईं, मानो कुछ महसूस कर रही हूं। कुछ ही पलों बाद उसकी नींद खुल गई। सामने फकीर को यूं निहारते देख वो घबरा गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि फकीर ने झटपट उसके मुंह पर हाथ रख दिया, मानो कह रहा हो, खामोश रहो। मगर उसी लम्हे शायद खुद को महसूस हुआ कि हद पार हो गई है। वो घबरा कर उठा और अपने कोने में लौट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात बाकी थी, लेकिन अब डर उसमें उतर आया था। अरीबा पूरी रात कांपती रही। जोया करवटों में उलझी रही। नींद तो जैसे उन्हें छूने से भी डर रही थी। उस रूहानी बुजुर्ग की जो तस्वीर उनके जहन में थी, वो टूट चुकी थी। सुबह होते ही दोनों जल्दी उठी और सीधे फकीर के पास पहुंची। क्या अब काफिला आ गया है? जोया ने पूछा। फकीर ने बिना आंख उठाए जवाब दिया, नहीं बेटियों, अभी तक कोई आता दिखाई नहीं दिया। जोया ने ताज्जुब से पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि सुबह तक आएगा। फकीर ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, उम्मीद थी, मगर लगता है देर हो गई है, शायद शाम तक। जोया और अरीबा एक दूसरे की ओर देखती रहीं। जोया ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन अब और इंतजार नहीं करेंगे, ये रात आखिरी होगी। फकीर चुपचाप बाहर आंगन में बैठ गया। उसकी आंखों में अब और भी गहराई थी, ठहरी हुई मगर बेचैन। भीतर एक खामोशी थी, मगर वो खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। जोया ने धीरे से अरीबा के कान में कहा, अब इसकी निगाहें सीधी नहीं लगती। अरीबा ने सिर हिलाया, हाँ, कुछ तो है जो ठीक नहीं लगता। जोया ने घबराहट में बताया, रात को ये मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश की। अरीबा चौंकी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब दोनों का दिल पूरी तरह आशंका से भर चुका था। उन्होंने तय कर लिया, चाहे जो हो, आज की रात आखिरी है। सुबह होते ही इस वीराने से निकल जाना है। शाम फिर ढलने लगी। अंधेरा गहराने से पहले ही फकीर उनके पास आया। इस बार आवाज में बनावटी सुकून था। लगता है काफिला सुबह से पहले नहीं पहुंचेगा। एक और रात, बस आखिरी। अरीबा ने अब थोड़ा सख्ती से कहा, हम और नहीं रुक सकते, रात हो या वीराना, हमें निकलना है। फकीर थोड़ा और नजदीक आया। बाहर जंगल है बेटियों,
जानवर, रास्ते का डर, तुम अकेली कैसे जाओगी? उसका लहजा अब चिंता से ज्यादा चालाकी से भरा लग रहा था। जोया और अरीबा ने एक दूसरे को देखा, फिर धीमे से कहा, ठीक है, मगर ध्यान रखना ये आखिरी रात है। फकीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अब भी कोई राज छुपाए हुए थी। रात ढल रही थी, लड़कियां सजग थीं, शरीर बिस्तर पर था, लेकिन आंखें चौकन्नी। उन्हें पता था कि ये रात पहले जैसी नहीं होने वाली, बस किसी तरह यह रात कट जाए। जोया ने कहा। अरीबा ने जवाब दिया, आंखें बंद रखो, ऐसे जैसे हम सो रहे हैं। फकीर दूर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी एक आंख बार बार उन पर टिक जाती। जब उसे यह लगा कि वे हिल नहीं रहीं, उसने भी आंखें बंद कर लीं, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि लड़कियां गहरी नींद में हैं, वह अपने बिस्तर से धीरे से उठा, दबे पांव उनके पास गया और जोया के पैरों के पास बैठ गया। उसने धीरे धीरे उसके पैर सहलाने शुरू किए। तभी जोया की आंख हल्के से खुली। उसे थोड़ा एहसास हुआ तो फकीर झट से पीछे हट गया। फिर वह अरीबा की ओर गया और उसके पास बैठकर उसका माथा सहलाने लगा। अरीबा की आंख भी अचानक खुल गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस घबराकर करवट बदल ली और मुंह ढक लिया, लेकिन उसकी हरकत ने साफ कर दिया कि वह सब समझ चुकी है। फकीर चुपचाप अपने बिस्तर की ओर लौटा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर किसी पछतावे की कोई लकीर नहीं थी। हाँ, दिल की धड़कनों में हलचल जरूर थी। सुबह की हल्की किरणें झोपड़ी के दरवाजे से भीतर झांकने लगीं। जोया और अरीबा अब इंतजार नहीं कर सकती थीं। वे तेज कदमों से फकीर के पास पहुंची। चेहरों पर नाराजी साफ झलक रही थी। तो क्या अब आया तुम्हारा काफिला? जोया ने तीखे स्वर में पूछा। फकीर कुछ पल चुप रहा, फिर थकी हुई आवाज में बोला, नहीं, अब तक तो नहीं आया। अरीबा ने तीखी नजर से देखा। हमें पहले ही शक था, तुम हमें बहलाने के लिए झूठ बोल रहे हो। तुम हमें किसी और इरादे से रोकना चाहते हो, अब और नहीं। जोया ने उसका हाथ थामा और दरवाजे की ओर बढ़ी। चलो बहन, अब और वक्त बर्बाद नहीं करना। लेकिन जैसे ही उन्होंने झोपड़ी से बाहर कदम रखा, फकीर सामने आ गया। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा सख्त था। तुम यूं ही नहीं जा सकती, हटो रास्ते से, अरीबा ने चेताया, वरना हम जोर से चीखेंगी। फकीर ने शांत मगर ठंडी आवाज में कहा, यह सुनसान इलाका है बेटियों, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। जोया ने गुस्से से कहा, तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कुछ तो शर्म करो। क्या चाहते हो आखिर? उसने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। जिसे ढूंढने तुम रोशनगढ़ जा रही हो वो शायद यहीं पास में हो। लड़कियां एक पल को चौंक गईं। अरीबा ने शकभरी आवाज में कहा, और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। फकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कुछ बातें वक्त से पहले नहीं बताई जा सकती, मगर एक बात कहूंगा, अगर आज की रात तुम यहीं रुक गईं, तो मुमकिन है तुम्हें रोशनगढ़ जाना ही न पड़े। जोया और अरीबा अब काफी उलझ चुकी थीं। ये शख्स हर बार उन्हें एक और रात रुकने के लिए मजबूर करता था, मगर अब उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो सिर्फ चाल नहीं लग रहा था। ये बूढ़ा आखिर हमें बार बार क्यों रोकता है? जोया मन ही मन सोचने लगी। फकीर ने फिर से विनम्रता से कहा, बस एक रात और, सुबह सब बताऊंगा। शायद तुम्हारे सवालों का जवाब यहीं मिल जाए। लड़कियां अब असमंजस में थीं। मन में डर था, मगर उस डर के साथ अब एक सवाल भी जुड़ गया था, क्या वाकई ये जानता है कि हम किसकी तलाश में हैं? उन्होंने एक दूसरे की आंखों में झांका और फिर तय किया, अब और नहीं। अरीबा ने ठंडे लहजे में कहा, हमें कोई जवाब नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। उन्होंने फकीर को धक्का दिया और तेज कदमों से झोपड़ी से बाहर निकल गईं। पीछे से फकीर की आवाज गूंजी, रुको, अगर चली गईं तो सब तबाह हो जाएगा। काफी दूर जाने के बाद दोनों थककर एक पेड़ की छांव में बैठ गईं। सांसें तेज थीं, लेकिन दिलों में बेचैनी उससे भी ज्यादा। तभी पीछे से किसी की भारी सांसों की आवाज आई। फकीर हांफता हुआ उनके पास पहुंच चुका था। उसने रुंधे स्वर में कहा, एक आखिरी बार कह रहा हूं, आज की रात अगर मेरे पास रुक जाओ तो तुम्हें वो मिल जाएगा जिसे तुम रोशनगढ़ में तलाशने निकली हो। अब अरीबा ने सख्ती से कहा, अगर सच में कुछ जानते हो तो साफ साफ बताओ। फकीर की आंखों में गहराई उतर आई। उसने नरमी से कहा, अगर मैं अभी सब बता दूं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन एक बात कह सकता हूं, तुम दोनों अपने शौहर की तलाश में हो। ये सुनकर जैसे वक्त थम गया। तुम्हें कैसे पता? जोया ने हक्का बक्का होकर पूछा। फकीर अब गंभीरता से बोला, क्योंकि वो लोग यहीं कहीं हैं, और जवाब भी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात इस झोपड़ी में रुकना होगा। उसकी बात सुनकर दोनों की रूह कांप उठी। एक अजीब सा डर, संशय और उलझन उनके चेहरों पर उतर आया। अरीबा ने धीमे स्वर में कहा, यह क्या नई शर्त है? अब यह हमें किस ओर ले जाना चाहता है? कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर जोया ने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, मगर सुन लो, ये आखिरी रात होगी। कल सुबह हम हर हाल में निकलेंगे।
अरीबा ने थोड़ी देर सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मगर सुन लो, ये आखिरी रात होगी। उसके लहजे में थकान थी, लेकिन फैसला पक्का था। फकीर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई, जैसे बरसों की कोई दुआ आज कबूल हुई हो। उसकी आंखों में राहत की चमक थी, जैसे कोई रहस्य अब पूरा होने वाला हो। अल्लाह तुम्हें समझदार बनाए, उसने बुदबुदाया और गर्दन झुका ली। तीनों फिर उसी पुरानी झोपड़ी की ओर लौटने लगे। इस बार लड़कियां आगे थीं और फकीर उनके पीछे। अब उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, मगर उसका चेहरा बता रहा था आज की रात उसके लिए मामूली नहीं। वो सोच रहा था, कभी कभी किस्मत दरवाजा नहीं खटखटाती, सीधा अंदर आ जाती है, और आज वही लम्हा है। रात ढलने लगी। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था और भीतर बेचैनी। जोया और अरीबा अब सतर्क थीं, लेटी जरूर थीं, मगर नींद दोनों से कोसों दूर थी। हर आहट पर उनकी आंखें खुलती, एक दूसरे की ओर देखती, फिर चुप हो जाती। फकीर अपने कोने में बैठा रहा। अंधेरे में उसकी आंखें सिर्फ उन्हीं पर थीं। जब रात का आखिरी पहर आया, वो धीरे से उठा, झोपड़ी के भीतर चुपचाप चला। पहले जोया के पास पहुंचा, कुछ पल उसके चेहरे को देखा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और सीने से लगा लिया। जोया झटके से उठी, हाथ छुड़ाया और उससे मुंह फेर लिया। कोई चीख नहीं, कोई सवाल नहीं, बस गुस्से से भरी खामोशी। फकीर फिर अरीबा के पास गया, उसके पास बैठा, माथे पर हल्का सा बोसा दिया। अरीबा चौंकी, मगर कुछ न बोली। उसकी आंखों में डर साफ था। फकीर वापस अपने कोने में चला गया। उसकी आंखों में पशेमानी नहीं थी, बल्कि इंतजार का एक मुकम्मल एहसास था। सुबह की पहली रोशनी झोपड़ी की मिट्टी से छनती हुई अंदर पहुंची। लड़कियां अब भी जाग रही थीं। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर उससे ज्यादा खौफ, जो बीती रात ने उनके दिलों पर उकेरा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ बोले झोपड़ी से बाहर निकलने लगी। मगर जैसे ही बाहर कदम रखा, उनकी निगाह एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वो एक जवान आदमी था, रोशन चेहरा, साफ लिबास, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां चौंकी। वो धीरे से उसके करीब गईं। तुम कौन हो? अरीबा ने पूछा। उसने धीरे धीरे चेहरा घुमाया और जैसे ही नजरें मिलीं, दोनों लड़कियों की चीख निकल गई। ये तो हमारे शौहर हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल जैसे यकायक राहत से भर गया हो। चेहरे बदल सकते हैं, मोहब्बत नहीं। जोया और अरीबा की नजरें उस नौजवान पर जमी थीं, जिसे देख उनकी सांसें थम गईं। तुम यहाँ कैसे? जोया फुसफुसाई। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लौट आया हूँ तुम्हारे पास। जब उन्होंने पूछा कि वो झोपड़ी में कैसे आया और फकीर कहाँ गया, तब उसने एक राज खोला। मैं ही वो फकीर था। सालों पहले एक लड़की से मजाक किया था और उसने शाप दे दिया, जब तक कोई तुम्हें उस बूढ़े रूप में अपनाएगा तभी तुम्हारी रिहाई होगी। वो झोपड़ी में उसी रूप में इंतजार करता रहा, बस उनकी मोहब्बत की पहचान के लिए। जब लड़कियां उसकी हकीकत जाने बिना भी उससे डरने की बजाय उसके साथ रहीं, जब उन्होंने फकीर के रूप में भी उसका दर्द महसूस किया, तभी वो शाप टूटा और वो अपनी असली सूरत में लौट आया। अब सिर्फ आंसू थे, मगर सुकून के। मोहब्बत ने अपना असली चेहरा दिखाया, बिना शक्ल देखे, दिल से निभाई हुई वफा। अगर इस दास्तान ने आपके दिल के तार छुए हों तो नीचे कमेंट में अपना सबसे पसंदीदा लम्हा जरूर लिखिए। आपके अल्फाज हमारी हिम्मत है। ऐसी ही और रूहानी कहानियों के लिए हमें फॉलो करना न भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी आपको सबसे पहले पहुंचे, इंशाअल्लाह। अगर आपने इसमें कोई हिकमत, कोई इबरत पाई हो तो इसे माशाअल्लाह कहकर सराहिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये रूहानी असर पहुंचे। शेयर कीजिए, क्योंकि नेकी और हक की बातों को फैलाना भी एक सवाब है। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई कहानी आपको सबसे पहले पहुंचे, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।